अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं बिला तकल्लुफ़। नाज़रीन, शौकत तरीन साहब का कहना ये है कि अगर हम इस ये वक़्त देखें हमने एक जीडीपी साल की में 4.2 5.5% से ज़ायद शरह नमू मईशत को नुकसान पहुंचा सकती है, इसकी उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन देने की भी कोशिश की कि अगर 6% पर चली जाती है तो हमारी इकॉनमी के लिए मज़ीद ख़तरनाक हो सकती है। आखिर क्यों ग्रोथ रेट ख़तरनाक हो सकता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इसके साथ क्या पैरामीटर्स इंटरकनेक्टेड है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। वो ये भी कहते हैं कि इक़्तिसादी जो तरक्की है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों को ये नहीं महसूस हो रहा। कुछ अरसे में लोगों को ये महसूस हो जाएगा कि पाकिस्तान जो है बेहतरी इकोनॉमिक एस्पेक्ट से बेहतरी की तरफ जा रहा है। इनकम टैक्स के हवाले से भी उन्होंने बात की कि 32% जो है इनकम टैक्स में इजाफा हुआ है। साथ ही साथ बिजली के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि 13% जो है इसके इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। प्रोग्राम में कुछ गुफ्तगू करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से। अवाम जो है काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है जब हमने ये देखा कि एक ही रात के अंदर अंदर अचानक पेट्रोलियम प्राइसेस में एक बहुत बड़ा जो है बड़ा अमाउंट जो है इसमें इंक्रीज़ हुआ। आखिर इसकी क्या वजूहत थी, क्योंकि पहले ही कहा गया कि जो पेट्रोल प्राइसेस है उसको इंक्रीज़ नहीं किया जाएगा, ऑयल प्राइसेस जो है स्टेगनेंट रहेंगी। लेकिन अचानक से एक ही रात के अंदर इतनी प्राइसेस में डिफरेंस आना ये आवाम के लिए ज़रा बेहतर नहीं है और आवाम जो है इससे नाखुश दिखाई दे रही है। साथ ही साथ प्रोग्राम में कुछ गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान तकरीबन 13 करोड़ यूरो का माली ताउन का मुआहदा हुआ है। पाकिस्तान और जर्मनी के कुछ जॉइंट वेंचर्स क्या पास्ट में भी बेहतर रहे हैं या नहीं, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इकोनॉमी एक्सपर्ट खुर्रम शहजाद साहब, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खुर्रम शहजाद साहब, सबसे पहले जो है शौकत तरीन साहब के स्टेटमेंट के ऊपर गुफ्तगू करना चाहूँगी आपसे। वो कहते हैं कि जीडीपी जो है 5.5% से ज़ायद जो ग्रोथ रेट है वो हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुँचा सकती है। आखिर इसका क्या रीज़न है, क्या ये स्टेटमेंट उनका कैटेगोरिकली दुरुस्त है या नहीं? जी, बिल्कुल देखिए अलविना, हमने देखा ये हिस्टोरिकली कि जब भी हमारी ग्रोथ जो है एक सर्टेन पॉइंट से ऊपर जाती है, सस्टेनेबल बेसिस पे जो है हम ग्रो नहीं कर पाते और अगर ऊपर जाती है तो उसकी वजह से इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं और जब भी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं आपको पता है हम वल्नरेबल हो जाते हैं। हमारा जो एक्सटर्नल अकाउंट है उसमें बहुत बड़ा जो है वो इश्यू आ जाता है और फिर हम आईएमएफ के पास हमें जाना पड़ता है, फिर कर्ज़े लेने पड़ते हैं। तो हमारे यहाँ एक तो एनर्जी के प्रॉब्लम्स, फिर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स हैं, फिर गवर्नेंस के इश्यूज हैं, तो वो हमने स्ट्रक्चरल जब तक हम ठीक नहीं करेंगे स्ट्रक्चरल इश्यूज, उस वक्त तक हमारे जो एक्सटर्नल अकाउंट है वो वल्नरेबल रहेगा हाई ग्रोथ पे। जब भी ग्रोथ ऊपर जाएगी 5-6% से ऊपर जाएगी, हमारे इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी क्योंकि लोकल कैपेसिटी उस तरह से हमने बिल्ड नहीं की, लोकल गवर्नेंस सिस्टम मतलब हमारा बेहतर नहीं हुआ, लोकल एनर्जी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हुए। इसकी वजह से आपके यहाँ जो है वो इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा होती है, तो इंपोर्ट्स ज्यादा होती है तो डॉलर्स की जरूरत होती है, डॉलर्स की जरूरत होती है तो हमारे यहाँ कर्जे ही हमें लेने पड़ते हैं, हमारे यहाँ टैक्स इतना है नहीं, तो या टैक्स है तो उसकी जो है वो खर्चे ठीक तरह से हम नहीं करते। तो इसकी वजह से एक सर्टन नंबर, जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में कहा था, यही पॉइंट हमने डिस्कस किया था, एग्जैक्टली यही डिस्कस किया था, आपको याद हो कि हमने कहा कि अपनी ग्रोथ को कम रखें और जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स उनको ठीक करें। पहले आप तो स्ट्रक्चरल यानी इश्यूज ठीक करेंगे खुर्रम साहब, तो जो शौकत तरीन साहब का कहना है कि ग्रोथ रेट 5.5% से अगर इंक्रीज हो गया तो हमारी इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह होगा, कैटेगोरिकली दुरुस्त स्टेटमेंट है, आप ये कहते हैं? जी जी, मैंने यही कहा ना कि देखें, ग्रोथ को बढ़ाना इंडिजिनस सोर्सेज से सस्टेनेबल बेसिस पे, एनर्जी हमें चाहिए होती है, हमें टैक्सेस इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, हमें जो है वो लोकल जो आपकी गवर्नेंस सिस्टम है, इन्फ्लेशन है, ये सारी चीजें ठीक करनी होती हैं। तो ये इसके बगैर हम ग्रो नहीं कर सकते। अगर हम ग्रोथ के लिए जाएं, इंटरेस्ट रेट्स को बहुत ज्यादा नीचे कर दें और अपनी जो फिस्कल पॉलिसी है यानी कि जो टैक्सेस हैं और अखराजात हैं उसके, आमदन और अखराजात, इनको हम्म अगर हम बहुत ज्यादा बढ़ा दें, अखराजात को बहुत ज्यादा बढ़ा दें सिर्फ इसलिए कि जी आप जो है वो खर्चा करें और इकोनॉमी में जो है ग्रोथ आनी चाहिए, तो वो खर्चा हम कहाँ से फंड करेंगे? हम डेट के जरिए फंड करते हैं, यानी कि हम कर्जे और लेने पड़ते हैं तभी वो खर्चा होता है, अदरवाइज हम्म टैक्सेस तो हमारे ज्यादातर जाया ही होते हैं। तो प्रॉब्लम यही है, उनका कहने का मतलब कि वही था जो हमने लास्ट प्रोग्राम में डिस्कस किया हम्म कि या तो आप ग्रोथ को बढ़ा लें या फिर एक ग्रोथ को एक सर्टेन लेवल पे मेंटेन रखें और अपनी जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, हम्म पब्लिक जो आपकी कंपनीज है, पब्लिक जो आपकी एंटिटीज हैं, जो स्टेट ओन एंटिटीज हैं, उनको ठीक करें। उसके साथ साथ अपने इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ अपने जो टैक्स पॉलिसी है उसको ठीक करें। अपने खर्चे जो जा रहे हैं आपके टैक्सेस से, जहां जहां आपने खर्चा करना होता है, क्या आप पीएसडीपी में जाता है यानी कि डेवलपमेंट प्रोग्राम में ज्यादा जाता है या सिर्फ कर्जे की अदायगियों में चला जाता है, इसको ठीक करें। इसको किस तरह से हम ठीक। बैलेंसेस को ठीक करेंगे, इसमें फिर आपके खुर्रम साहब शौकत तरीन साहब का स्टेटमेंट ये भी था, उन्होंने कहा कि आईएमएफ जो है वो भी यही कहती है कि 5% से ज़्यादा ग्रोथ रेट नहीं होना चाहिए। तो इसमें कुछ लोग ये भी परसीव कर रहे हैं कि क्या आईएमएफ का डिक्टेशन देना दुरुस्त होगा या नहीं?
नहीं देखिए, इसमें डिक्टेशन तो मेरे नहीं ख्याल को ऐसा ही, तो हमारी अपनी कॉल है और ये फर्स्ट टाइम रियलाइजेशन ऐसी आ रही है कि ग्रोथ को बढ़ाना ही सिर्फ सब कुछ नहीं होता। ग्रोथ बहुत जरूरी है, क्रिटिकल है ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ की क्वालिटी क्या है? क्या ग्रोथ हम सिर्फ बाहर से चीजें मंगवा के और अपने कर्जे लेके और उसको खर्च करके और ग्रो कर रहे हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट सही इक्विटी के थ्रू सही इन्वेस्टमेंट करके अपने टैक्सेस को सही जगह लगा के, मॉनेटरी पॉलिसी को सही जगह से सही सही तरह से यूज करके और रुपये की सही वैल्यू डिटरमिन करके और रुपये को स्ट्रेंथन किस तरह से किया जा सकता है, बेहतर कैसे किया जा सकता है, महंगाई को कम करके। जी। देखें, प्रॉब्लम यह है कि अगर आपकी इकोनॉमी में अशिया की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और ग्रोथ उस तरह से नहीं हो रही, तो हम्म। नेचुरली आपके यहाँ जो है वो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ती रहेगी, ग्रोथ का फायदा नहीं होगा ठीक। और वो ग्रोथ खुरम कन्वर्ट होकर खुरम ज्यादा साहब, एक इन्फ्लेशन। एक और पॉइंट जिसकी निशानदेही करना चाहूंगी, आपने कई प्रोग्राम्स में बार बार इसके ऊपर फोकस किया और यही बात एंडोर्स कर रहे हैं शौकत तरीन साहब। वो कहते हैं कि बिजली के इस्तेमाल में 13% इजाफा हुआ है और आपने हमेशा यही पॉइंट आउट किया है कि जो इस्तेमाल है इसका वो अनफॉर्चुनेटली लिमिटेड है। क्या आप उनके स्टेटमेंट से अग्री करते हैं? वो कह रहे हैं इस्तेमाल 13% बढ़ा है। नहीं नहीं, देखें वही बात है ना कि ग्रोथ तो आ रही है इकोनॉमी में, सर अभी बिजली लोगों ने बिजली की जो है बात, वो सब बिजली की बात हो रही है, सब जी जी, बिजली की। जी। मैं उसी पे जी जी, उसी से मैं लिंक कर रहा हूँ कि ग्रोथ इकोनॉमी में आ रही है, इसी वजह से आपकी जो है वो बिजली में जो है उसकी कंजम्पशन में इजाफा हुआ है। हम्म। यानी कि आपकी यहाँ फैक्ट्रियाँ चलना शुरू हुई हैं पिछले एक साल में कोविड के बाद, तब आपकी बिजली की कंजम्पशन में इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ आपकी गैस की कंजम्पशन में इजाफा हुआ है। फिर आप देखें आपके यहाँ इंडस्ट्री जो है थोड़ी बहुत लगना शुरू हुई जब ये स्टेट बैंक ने अपना एक फाइनेंसिंग का जो है वो मैकेनिज्म दिया, फाइनेंसिंग के जो है एक पैकेज दिया जिसके अंदर जो है वो टर्फ जिसे कहते हैं, हम्म। टेम्पररी जो इकोनॉमिक रिलीफ प्रोग्राम था वो हम्म। उसके तहत। तो वो टर्फ ने एक फैसिलिटी ने ये किया कि कम इंटरेस्ट रेट पे हमारी इंडस्ट्रीज ने, टेक्सटाइल हो, सीमेंट हो और दूसरी इंडस्ट्रीज, इन्होंने जो है वो लॉन्ग टर्म जो है 7-8 साल 10 साल के लिए हम्म। 4 से 3 से 5% के बीच में फिक्स रेट पे कर्जे लिए, कर्जे लेके उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया, अपनी इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना शुरू किया। जब एक्सपैंड किया तो सीमेंट भी चाहिए होता है, उसके लिए स्टील भी चाहिए होता है, हम्म। रंग रोगन भी चाहिए होता है और बहुत सारी और इंडस्ट्रीज भी साथ साथ चलती है। फिर कंस्ट्रक्शन के लिए पैकेजेस दिए। ये हम एक तरफ डिबेट रखते हैं कि वो ठीक थे या गलत थे, उनसे क्या डाउन साइड है क्या अप साइड है, लेकिन आपके यहाँ जो है कमोडिटी में इजाफा हुआ, कमोडिटी की कंजम्पशन में, यानी कि सीमेंट इस्तेमाल हुआ, स्टील इस्तेमाल हुआ, बिजली इस्तेमाल हुई, गैस इस्तेमाल हुई। ये इंडस्ट्री चलती है तो सब कुछ ऐसा होता है, हम्म। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है तो ये सब चीजें चलती हैं। तो वो हम्म। ग्रोथ आना शुरू हुई, तो हम फिर ये रियलाइजेशन आनी चाहिए थी पहले ही कि ये सब हम इंकरेज कर रहे हैं ग्रोथ के लिए। एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव तो हो सकती है इससे, लेकिन क्या इससे इम्पोर्ट बिल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि लोकली हम कम चीजें बनाते हैं, बाहर से ज्यादा हम्म। इम्पोर्ट करते हैं और मशीनरी भी आ रही है बाहर से और फूड भी आ रहा है बाहर से, तेल तो आता ही बाहर से जी। ज्यादातर। तो ये सब चीजें फिर ग्रोथ के साथ बढ़ती हैं, तो इम्पोर्ट बिल पे उस पर उसका जो है प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको जो है ये एक सस्टेनेबल बेसिस पे अगर ग्रो करना है और फिर दोबारा से जो है वो हमारे ब्रेक डाउन होने से बेहतर है, या फिर इकोनॉमी का जो है वो एक तरह से वल्नरेबल होने से बेहतर है कि दोबारा हम आईएमएफ के पास जाएं, एक मरतबा अपने आप को ठीक करें, चाहे उसकी कॉस्ट एक होगी, आपको ठीक करें ताकि आपको आगे जो है 5-6-7% पे आप सस्टेनेबली ग्रो कर सकें, फिर नीचे ना आए दोबारा और ठीक। अच्छी तरीके से जो है मैनेज कर सकें ठीक इकोनॉमी। इस पे ये भी बता दीजिए खुरम साहब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री को क्या इनिशिएटिव्स लेने की सख्त जरूरत है? देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री तो अपने टैक्सेस को जो है वो देखे, टैक्सेस कहाँ से कलेक्ट हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कौन टैक्स नेट में आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे अभी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई हैं, तो वो बेसिकली तो आईएमएफ की ज्यादा उस पर जो है वो ये कह लें कि उसका प्रेशर है एक तरह से कि आपको जो है टैक्सेस बढ़ाने हैं। टैक्सेस यानी कि ये जो पेट्रोल पे टैक्सेस होते हैं, ये हम्म। देखिए प्रॉब्लम ये हमारे ये बड़ा आसान टैक्स होता है, आपने बस पेट्रोल पे टैक्स लगाया और एक आम आदमी से जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया टैक्स। ये तरीका हम्म। ठीक नहीं है, हम्म। क्योंकि ये पेट्रोलियम लेवी जो है ये बेसिकली डेवलपमेंट लेवी थी, ये पेट्रोलियम सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए यूज होनी थी, जो कि हम्म। बड़ा जो है वो आर्टफुली जो है ना इसको हटा दिया गया, डेवलपमेंट का वर्ड हटा दिया और पेट्रोलियम लेवी कर दिया। लेवीज हम्म। हमेशा उस चीज के लिए होती है जिसके लिए डिस्करेज किया जाता है किसी चीज को, वो ठीक है, ये पेट्रोल डीजल की जो है कंजम्पशन को डिस्करेज करना चाहिए क्योंकि ये एनवायरमेंटली जो है वो ठीक नहीं होते। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी पे चीजों को होना चाहिए, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। हम्म। लेकिन पॉइंट ये है कि आज आपके पास ऑल्टरनेट्स नहीं है, तो आप लेवी बढ़ा देंगे तो वो तो लोगों की जेब से पैसा निकलता रहेगा, हम्म। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी और उसका फायदा भी नहीं होगा उस लेवी का। सिर्फ और सिर्फ टैक्स लेने के लिए अगर लेवी लगाई जा रही है तो ये टैक्स लेने के लिए लगाई जा रही है। ये होना ये चाहिए कि जो टैक्स नहीं देते उन पे हाथ डालना चाहिए, अपने टैक्स नेट को बढ़ाना चाहिए, जैसे कहते हैं ना वो पिरामिड नहीं होना चाहिए, यानी कि एक ही टैक्स पे एक सर्टन टैक्स पेयर एक एक हम वो है आपके यहाँ जो है वो कैटेगरी, उसी पे आप टैक्स लगा के जो है उनसे लेते रहते हैं। तो बढ़ाएं टैक्सेस को। कितने लोग, कितने प्रोफेशन ऐसे हैं जो टैक्स से बाहर हैं, आप क्यों नहीं उनको टैक्स में लेके आते? रादर दिन ये कि आप पेट्रोल बढ़ा के, सीधा आसान तरीका है इसलिए कि आप बस पेट्रोल पे जो है वो लेवी लगा दें और एक आम आदमी से ले लें और उसको जो है टारगेट अपना पूरा कर दें आईएमएफ के इस पे लिए। तो खुरम ये साहब, थोड़ा सा जी, कंसर्निंग है।
जी, बिल्कुल। जिस तरह खुर्रम शहज़ाद साहब ने भी शौकत तरीन साहब के ही स्टेटमेंट को एंडोर्स किया। उन्होंने ये कहा कि ग्रोथ रेट अगर 5.5% से बढ़ा दिया जाए, तो ये हमारी इकॉनमी के लिए टेक्निकली वाक़ई बुरा होगा, क्योंकि जब ग्रोथ रेट बढ़ जाता है, तो इसके साथ बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि पाकिस्तान के लिए अगर वो इंक्रीज़ हो जाएँ, तो हमारे इन्फ्लेशन के ऊपर भी असरअंदाज़ हो सकते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे एरियाज़ जो हैं हमारे इससे और मज़ीद वीक हो सकते हैं। तो इसीलिए एक ये परसेप्शन होना कि ग्रोथ रेट अगर बढ़ जाए तो वो इकोनॉमी के लिए बेहतर है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं। छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से कि ऑल ऑफ अ सडन इतनी बड़ी तादाद में एक ही रात में इतनी बड़ी अमाउंट इंक्रीज हो जाना, क्या ये नेशनल एक्सचेकर के लिए वाकई फ़ायदा होगा या सिर्फ और सिर्फ ये आवाम के लिए प्रॉब्लम होगा। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे शौकत तरीन साहब के स्टेटमेंट के हवाले से, जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया कि 5.5% से अगर ग्रोथ रेट बढ़ जाता है तो हमारी इकॉनमी के लिए वो जो है नुकसानदेह हो सकता है। और इसी स्टेटमेंट को जो है क्लैरिफाई किया खुर्रम शहज़ाद साहब ने। उन्होंने बताया कि क्यों आखिर ग्रोथ रेट का बढ़ जाना हमारी इकॉनमी के लिए अच्छा नहीं होगा। ज़्यादा बढ़ना जो है कभी भी इकॉनमी के लिए अच्छा नहीं होता, और उसके उन्होंने कुछ पैरामीटर्स बताए जो कि इंटरकनेक्टेड थे। अब प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे हम पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से, जो कि 8.14 रुपी जो है ऑल ऑफ अ सडन एक ही रात में बढ़ गया, जो कि आधी रात को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें ये बताया गया कि आपने प्राइसेस इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ करनी है। इसके ऊपर बात करेंगे कि आखिर क्या ये नेशनल एक्सचेकर के लिए फ़ायदा है या ये सिर्फ और सिर्फ आवाम के लिए एक वबाल साबित हुआ है। जी खुर्रम साहब। जी, जी, देखिए ये तो प्लानिंग की बात है ना, टाइम पे अगर आप ऑयल को टाइम पे कम जब रेट्स थे उस वक़्त इंपोर्ट टाइम पे करते, टाइम पे गैस इंपोर्ट करते, टाइम पे जो है वो बिजली का अल्टरनेट चेंज करें, आप आपकी प्लानिंग का फुकदान है ना इस वक़्त, गवर्नेंस का, प्लानिंग का फुकदान है। जी। आप टाइम पे डिसीजन नहीं लेंगे, अवाम जी। को उसका जो है वो असर आएगा। तो डिसीजन मेकर जब भी टाइम पे डिसीजन नहीं लेंगे या फिर जो है हम्म। टैक्सेस को सिर्फ देखते रहेंगे कि जी टैक्स बढ़ाना है हमने सिर्फ, और उसका पर्पस नहीं देखेंगे कि जी आगे इकोनॉमी को लेके भी चलना है, टैक्सेस के साथ-साथ हमने सिर्फ आईएमएफ को जवाब नहीं देना, हमने अपने अवाम को भी जवाब देना है। तो इस जी। तरह का अगर एटीट्यूड होगा हमारा तो फिर डेफिनेटली हमें जो है फायदा होगा और आवाम को हमेशा कॉस्ट का ठीक। सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें ये भी बता दीजिए खुर्रम साहब, एक ही रात में जो है हम प्राइसेस देख रहे हैं कि वो इतनी ज़्यादा ऊपर चली गई पेट्रोलियम प्राइसेस की, और सारी ऑयल प्राइसेस इसमें शामिल हैं। इसमें पहले ये भी गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि वो प्राइसेस इंक्रीज नहीं करेंगे, तो फिर ऑल ऑफ अ सडन आखिर क्यों प्राइसेस इंक्रीज करनी पड़ी, क्या वजह हो सकती है इसकी। जी, ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है ना, पेट्रोलियम लेवी जिसे कहा जाता है, हम्म। यही इसी का एक मकसद है, क्योंकि 600 अरब रुपया इसमें जो है गवर्नमेंट ने कमिट किया था आईएमएफ को, और आईएमएफ ने कहा था 600 अरब रुपए कहाँ से आप पूरा करोगे। गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, एक्चुअली तो टैक्स कम हुआ है, यानी कि पिछली पेट्रोल की कीमत देखें और अभी पेट्रोल की कीमत देखें, यानी कि एक डिफरेंस देख लें, एक डिफरेंशियल देख लें, जो पिछले मरतबा बढ़ाई गई और अभी एकदम से बढ़ाई गई है। इसमें जी। एक फर्क ये है कि सेल्स टैक्स को कम किया गया है और पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाया गया है। वो इसलिए सर, कि इनका सेल्स डिफरेंस टैक्स जो है इनका वो डिफरेंस भी डिविजिबल जरा स्कूल में आ बता दी सकता है। खुर्रम साहब, डिफरेंस भी बता ज़रूर दीजिए बता रहा हूँ। आम आवाम को, दोनों का। देखें, सेल्स टैक्स तो हर प्रोडक्ट पे है ना, जी। इनडायरेक्टली आवाम तो हर प्रोडक्ट पे सेल्स टैक्स देती है। जी। जो भी चीज़ कंज्यूम होती है, खर्च होती है, जो भी हम खाते पीते हैं, चीज़ें लेते हैं, यूज़ करते हैं, पहनते ओढ़ते हैं, इन सब पे जहाँ-जहाँ सेल्स टैक्स है, वहाँ हम्म। पे जो है वो सेल्स टैक्स आवाम देती है। ये पेट्रोलियम लेवी है। लेवी ऐड होती है किसी चीज़ को डिस्करेज करने के लिए। तो लेवी इसलिए ऐड की जाती है कि जी पेट्रोल कम से कम यूज़ हो, डीज़ल कम से कम यूज़ हो, तो कम से कम यूज़ करने का अल्टरनेट भी तो देना कि जी इसके अलावा अगर पेट्रोल नहीं है गाड़ी में डालना तो कुछ और क्या डाला जाए? हम्म। डीज़ल नहीं है तो कुछ और क्या डाला जाए? तो ये डेवलपमेंट लेवी इसीलिए बनाई गई थी कि पेट्रोलियम सेक्टर में अल्टरनेट्स क्रिएट हो, स्टोरेज क्रिएट हो, पूरे पेट्रोलियम सेक्टर की डेवलपमेंट हो, तो वो तो नहीं हुई और ये टैक्स का ही एक तरीका बन गया एक्स्ट्रा टैक्स लेने का आवाम का, कि आसान है सीधा-सीधा आप पेट्रोल पे टैक्स लगाएं और वो आपको जो है मिल जाता है, रादर देन आप जाएं बड़ी मछलियों के पीछे, उनको हाथ हम्म। डालें, उनसे टैक्स लें और टैक्स नेट को बड़ा करें। तो ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करना चाहिए। आईएमएफ के लिए सिर्फ हम सिर्फ 2 400 300 400 अरब रुपया इकट्ठा करके आवाम की जेब से निकाल के देंगे तो उनको नुकसान भी होगा आवाम को, हम्म। उनकी अर्निंग कैपेसिटी भी नहीं बढ़ रही, उनको जो है वो इन्फ्लेशन का भी सामना करना पड़ रहा है। और मसला ये है कि हम दोबारा फिर वही आईएमएफ के प्रोग्राम में खड़े हुए होते हैं 5 साल के बाद। ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार आप करें, चीज़ों को ठीक करें, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा भी कि हम इसकी ग्रोथ नीचे कर रहे हैं या लिमिटेड ग्रोथ रखना चाहते हैं ताकि हम दोबारा से उस चीज़ पे ना पहुंचे, और साथ-साथ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को ठीक करें ताकि आम आवाम को आने वाले सालों में, हमारी नई जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को बेहतरी का सामना करना पड़े, ये हालात ना मिले दोबारा से जो हमेशा हमें 5 साल के बाद मिलते हैं।
ठीक, खुर्रम साहब, ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें अचानक 8.14 रुपी का एक हम हाइक हमने देखी, इससे आपको क्या लगता है कि कितने सेक्टर्स जो हैं अफेक्ट होंगे? क्या इसमें इकोनॉमिकली इसका पाकिस्तान की मईशत के ऊपर जितना असर पड़ सकता था बेहतर उतना नहीं पड़ रहा, सिर्फ अवाम के ऊपर फ़र्क हो रहा है? क्या है ये पूरा सिनेरियो? इसको भी ज़रा ब्रीफ कर दीजिए। जी, वही मैंने कहा कि देखें ये ₹8 का इंक्रीज़ जो है ये बहुत बड़ा है। ₹8 साढ़े ₹8 अब ये हिस्टोरिक हाई पे प्राइसेज़ हैं और एक और मैं बात यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि बार-बार हम ये सुनने को मिलता है कि जी ये जो पेट्रोल की प्राइसेज़ हैं और ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइसेज़ हैं, ये दुनिया भर में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, वहाँ ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ कम है और हम ब बहुत कंट्रीज़ से पीछे हैं और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ जो ऑयल प्रोड्यूस ज़्यादा करते हैं, उनके यहाँ प्राइसेज़ कम है। अदरवाइज़ हमारे यहाँ जो है वो दूसरे कंट्रीज़ के मामले में कम है। ये आधा रुख है पिक्चर का, ये अच्छा। ठीक रुख नहीं है पिक्चर का। ये एक वन साइड ऑफ द पिक्चर है। क्यों? उसकी वजह ये है कि जब भी आप जितना कमाते हैं, महँगाई उससे उससे पता चलता है कि एक एक देखिए ना, मैं सीधी-सी बात करता हूँ, जो बंदा महीने के 10 लाख रुपए कमाता है, उसके लिए तो जो है बेसिक्स के प्रोवाइड करना, खाने-पीने की चीज़ें या ओढ़ने की चीज़ें लेना या कुछ ज़िंदगी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं, वो यूज़ करना, उसके लिए तो प्रॉब्लम नहीं होता। उसके लिए तो लग्ज़री जो आइटम्स हैं, वो कहीं जाके उसको अफ़ेक्ट करते होंगे। इसी तरह जिसकी 1 लाख तनख़्वाह है, उसके लिए महँगाई डिफरेंट है। इसी तरह जो 10,000 वाला है, 15,000 वाला है, 20,000 वाला है, उसके लिए महँगाई डिफरेंट है। लेकिन बिल्कुल। पेट्रोल तो सबके लिए है। जी। तो सर पेट्रोल तो सर जिस सबसे तरह नीचे वालों आपने को आपने सबसे कहा ज़्यादा कि इम्पैक्ट करता है। मेरा खुर्रम पॉइंट साहब। ये है जी, जी। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि हमें ये कहना नहीं चाहिए, ये पूरा रुख नहीं है पिक्चर का कि जी हुँ। हम यहाँ पे पेट्रोल प्राइस में सबसे सस्ते हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है। ठीक। हम यहाँ पे अगर आपकी इंडिया, बांग्लादेश, चाइना इनसे ही कंपेयर कर लें अपनी इनकम को कि एक आम आदमी कितना कमाता है यहाँ पे और वहाँ कितना कमाता है, तो वो हुँ। एक्चुअली ज़्यादा वहाँ पे हमारी पेट्रोल प्राइस महँगी है उस तनाज़ुर में, कि हम कितना ठीक। कमाते हैं और हमें कितने की पेट्रोल प्राइस पड़ रही है, या कितने का खाना पड़ रहा है, या कितने की चीनी पड़ रही है, या कितने का आटा पड़ रहा है। इस खुर्रम हिसाब साहब। से चाइना, इंडिया, बांग्लादेश बहुत बेहतर है। करेक्ट। जी। खुर्रम साहब, इसमें ये भी बता दें कि अगर हम एनर्जी कंजम्पशन की बात करते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर हम ऑयल के ऊपर रिलाई ना करें और हम ऑल्टरनेट एनर्जी कंजम्पशन की तरफ जाएं, तो फिर क्या इससे फ़ायदा हो सकता है? क्या जो प्राइसेस बढ़ती जाती हैं पेट्रोल की वो इतनी नहीं बढ़ेंगी? अलवीना, आपको याद होगा हमने इसको बड़ा एक्सटेंसिवली कवर भी किया था कि हुँ। ऑल्टरनेट एनर्जी की प्लानिंग, अपनी जनरेशन को कैसे यूटिलाइज़ करना और जो हम पैसे दे रहे हैं कारखानों को बिजली जी। ना बनाने के भी इनफैक्ट पैसे हैं कि आप ना बनाएँ या ना बनाएँ, हम आपको पैसे हुँ। दे रहे हैं। एक्चुअली उनको हम पैसे ये दें कि जी अब ये किया है गवर्नमेंट ने, ये अच्छा डिसीजन लिया है हमारे साहब ने अपनी मिनिस्ट्री के अंडर कि उन्होंने ये किया है कि आप जो है बिजली बनाएँ और हुँ। आवाम के लिए बिजली सस्ती करके बेचें ताकि कंज़म्पशन ज़्यादा हो, हमारी जो एक्स्ट्रा बिजली पड़ी है, वो इस्तेमाल हो और गैस का अल्टरनेट एक अभी बने। ये बहुत अच्छे डिसीजंस हैं, इस तरह के डिसीजंस लेने चाहिए इंडस्ट्री के लिए भी हाउस होल्ड्स के लिए भी। आपको हुँ। सस्ती बिजली मिलेगी, आप बिजली कंज़्यूम करेंगे, जितना बिजली कंज़्यूम करेंगे कुछ तो रिकवरी होगी ना गवर्नमेंट को, चाहे वो उतने की नहीं होगी जितने की बिजली हमने जो है वो खर्चा किया उस पे। लेकिन बात ये है गवर्नमेंट अगर सस्ती करके भी बिजली देती है तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो रिकवरी होगी ना, ये अच्छी हुँ। बात है, इस तरह करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में आगे जाते हुए अल्टरनेट्स पे बहुत काम करना चाहिए। दुनिया पूरी जो है सोलर पे जा रही है, विंड पे जा रही है और अल्टरनेट्स आ रहे हैं और जो है इस तरफ से कोल से हट रही है, फर्नेस ऑयल से हट रही है, इवन गैस जो है वो कम से कम यूज़ होने जा रही है। देखिए एनर्जी का या जो भी आपके यहाँ फ्यूल है ना, उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल वहीं होना चाहिए जहाँ उसकी ज़रूरत है, जहाँ वो प्रोडक्टिव है, जहाँ सबसे ज़्यादा वो जो है वो बेहतर आपको जो है ना वो वैल्यू दे सकता है। इसका जो एनालिसिस है ना, इसकी जो प्लानिंग है, ये बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट लोगों की ज़रूरत है जो कि मिनिस्ट्री में और जो फोरम्स हैं उसमें राइट मिक्स हो लोगों का। पूरी प्लानिंग करें क्योंकि एनर्जी पे दुनिया चलती है, तो हम तो इसको हल्का ले ही नहीं सकते क्योंकि हमारे यहाँ तो सर्कुलर डेट इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और अब जो है ठीक। एक और सर्कुलर डेट की हम बात करें, पहले बिजली का था, फिर गैस का हुआ, अब हम पेट्रोल के सर्कुलर डेट की बात करते हैं कि जी पेट्रोल पे आप सब्सिडी देते रहें। देखिए सब्सिडी देना जो है वो हल नहीं है। जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1.2 1200 अरब रुपए तकरीबन 1.2 120 बिलियन है इनफैक्ट हुँ। 120 अरब रुपए का जो है वो अनाउंस किया है कि जी हम 30% आपको जो है वो 2-3 चीजें आपकी जो है वो कम हो जाएंगी हुँ। 30%। उससे मसला ये हुआ कि हुँ। मार्केट में जो है वो चीनी वैसी महंगी कर दी। हुँ। जो जो आपकी जो है वो शुगर मिल वाले हैं या फिर आगे रिटेलर्स हैं या होलसेलर्स हैं, बीच में पूरा मैंने कहा था ना ये स्ट्रक्चर हमें करनी है मार्केट्स। हुँ। जब तक आप मार्केट्स को स्ट्रक्चर नहीं करेंगे कि कहाँ से चीज निकल रही है, कहाँ कौन उसको हैंडल कर रहा है, कौन कहाँ तक पहुँचा रहा है और कितने में बिक रही है और किस तरह से स्टॉक्स हैं पूरे थ्रू आउट पूरी चेन में। इसका पूरा जो है वो खबर रखना कितने स्टॉक्स हैं, किस टाइम पे हमें देना है। अब देखें ना गवर्नमेंट ने
फाइनेंस मिनिस्टर ने पहले ही कहा था कि जी अक्टूबर तक जो है वो चीनी जो है हो सकता है शॉर्ट हो जाए, उसको हमें हम्म। पहले से इंपोर्ट करके रखना है ताकि मार्केट को फ्लड करें, ताकि देखिए यही हल होते हैं, डिमांड सप्लाई को ही आप मैनेज करते हो, आप डायरेक्ट इंटरवीन किसी चीज में नहीं करते कि जी प्राइस यूं कर लो, ये नहीं होता, आप डिमांड सप्लाई को मैनेज करते हैं कि ठीक अगर है। किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा है तो उसको आप जो है उसकी प्राइस नीचे जाएगी, या किसी चीज की डिमांड ज्यादा है तो पीछे से आप फ्लो उसका ज्यादा देते हैं ठीक है। ताकि मैनेज। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान जो लगभग 13 करोड़ यूरो का जो मालियाती ताउन का एक पैकेज है, ये क्या है, इसकी डिटेल्स भी जानने की कोशिश करेंगे और इससे पाकिस्तान कितना ज़्यादा मुस्तफीद हो सकता है, इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी नाज़रीन, जिस तरह हमने ये देखा कि पाकिस्तान ने कई बार बायलैटरल टाइज़ अपने इन टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है बहुत सारे ममालिक के साथ बढ़ाए, जिसमें कुछ ममालिक तो सर फहरिस्त रहे जिनसे जिनसे हमारे ताल्लुकात या फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। खुर्रम हाँ साहब, जहाँ पे हम देखते हैं बायलैटरल टाइज़ और मल्टीलैटरल टाइज़ ट्रेड के हवाले से पाकिस्तान का एक और जो जर्मनी के साथ भी बायलैटरल टाई हम देख रहे हैं, जिसमें 12 करोड़ 90 लाख यूरो के माली ताउन का मुआहदा तय पाया गया है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये मुआहदे बहुत अच्छे हैं और बायलैटरल होते हैं, यूनिलैटरल या आपके जो है वो मल्टीलैटरल भी होते हैं। हम्म। यूरोपियन कंट्रीज के साथ जर्मनी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बल्कि लार्जेस्ट इकोनॉमी इनफैक्ट यूरोप की, और जो है बहुत ज़्यादा इसके जो है कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स की जो है वो बैकबोन है। उनके यहाँ टेक्नोलॉजी है, उनके यहाँ जो है वो स्किल है, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा नॉलेज हम्म। इकोनॉमी बहुत बड़ी है। तो हमारे साथ इस तरह की जेवीज़ करना, ना सिर्फ जर्मनी, बहुत सारे और यूरोपियन कंट्रीज है, सबके साथ करना, और क्योंकि एडवांस इकोनॉमीज हैं, बहुत ज़्यादा हम्म। एडवांस इकोनॉमीज हैं, खासकर यूरोप सबसे ज़्यादा एडवांस इकोनॉमीज में आते हैं, और जापान है, उसके बाद फिर आपके जापान, यूरोपियन कंट्रीज, फिर अमेरिका और ये सब आते हैं। तो मेरे हम्म। ख्याल में यूरोपियन कंट्रीज का तो हमारा एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है उनकी तरफ, हमारे टेक्सटाइल का तकरीबन कोई जीएसपी प्लस स्टेटस भी हमारे पास है, उसके हम्म। अंडर तकरीबन कोई 28 से 30% हमारा एक्सपोर्ट तो सिर्फ यूरोप को जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन करने की जरूरत है इन यूरोपियन कंट्रीज के साथ, ताकि हमारी जी। इकोनॉमी में बेहतरी आए, और जर्मनी जैसे किया है इस तरह के और कंट्री के साथ करें, और सबके साथ ताल्लुकात अच्छे रखें, सबके साथ हम पोटेंशियल ट्रेड और एड की बात ना करें, ट्रेड की बात करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, सर और इसमें जो है इसमें स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स की बात करें। मल्टीपल डोमेन्स को केटर करने की बात हो रही है, इसमें जो है डिजिटल गवर्नेंस, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और इसके अलावा जी सोलर तवानाई इस्तेमाल करने का तरीका और वो प्रोसीजर्स और ये सारे जितने भी इसके डोमेन्स हैं, साथ ही साथ निजी शोबे में सेहत और ख़वातीन के लिए मुलाजमत और बहुत सारे इसमें डोमेन्स शामिल हैं। कैसे देखते हैं आप इस पर्सपेक्टिव को? बहुत बहुत ज्यादा ये नीड ऑफ द आवर है, ये सारे एरियाज जो हैं हमारे यहाँ ज्यादा फुकदान है, उस तरफ कम है, और वो इंकरेज करके इन्वेस्टमेंट साथ मिलके करते हैं, जेवीज करते हैं, उनके यहाँ से जो है स्किल आएगा, टेक्नोलॉजी आएगी, पर्सपेक्टिव आएगा, हमारे यहाँ से ह्यूमन रिसोर्स को जो है वो ट्रेनिंग मिलेगी, हमारे यहाँ से ह्यूमन रिसोर्स जो है उस तरह से केपेबल हो सकती है। तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरह की हम इनको जो है वो मल्टीप्लाई करें, हम बहुत ज्यादा और करें, सबके साथ करें मिलके, सबके साथ ट्रेड और जो है इन्वेस्टमेंट पे काम करें, तो हमारे यहाँ हम बिल्कुल ग्लोबली कंपैरेटिव इकोनॉमी बन सकते हैं। हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, हमारे पास यंग जो है वर्कफोर्स है, हमारे यहाँ यंगस्टर्स हैं, हमारे यहाँ जेंजीज इतने हैं, हमारे यहाँ यूथ बल्ज हमारे पास 60% है, तो हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं इसको? इसी हम्म। तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनमें हम चैनलाइज करके कुछ आउटपुट दें, कुछ कुछ वैल्यू क्रिएट करें इकोनॉमी में, एक आम आदमी का फायदा होगा, फैमिलीज का फायदा होगा, अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा, अच्छा फ्यूचर बनेगा। मेरे ख्याल में बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हैं इस तरह की, और हमें इसको इसको मजीद मल्टीप्लाई करना है, इस पर रुकना नहीं है। ठीक। खुर्रम साहब, जिस तरह आपने जर्मनी का जिक्र किया, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी, दे हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन यूरोप। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जर्मनी ने जो तरक्की की है वो टीवैट इंस्टीट्यूट से की है, टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर्स। इसके ऊपर चाइना की तरफ से भी पाकिस्तान के लिए कहना है कि हम टीवैट के ऊपर काम करें। इमरान खान साहब ने भी इसके ऊपर बात की थी, लेकिन आपको लगता है कि टीवैट का अब भी कोई इतना खास फोकस है पाकिस्तान में? देखिए, फोकस नहीं है तो फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो कन्वेंशनल एजुकेशन है, कन्वेंशनल जी। ट्रेनिंग है ना, वो तो अब दुनिया भर में जो है खत्म होती जा रही है। अब बेसिकली वोकेशनल है, स्किल ड्रिवन है, आपके यहाँ जो है ऑन योर ओन आप जो है सीखते हैं चीजें, आपको सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस मिलनी चाहिए, आपको डायरेक्शन मिलनी चाहिए। आजकल मीडिया का दौर है, आजकल इन्फॉर्मेशन एज है, आपके यहाँ फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर भी है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी है, इसके अंदर आपको कैपेबिलिटी आपको बड़ी स्पेशलाइज चाहिए, बड़ी फोकस चाहिए, और जनरिक इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीजें हमारे यहाँ बहुत कम है। वहाँ पे उन इकोनॉमीज ने अपने एजुकेशन सिस्टम को ऑल पूरा अपसाइड डाउन कर दिया उन्होंने, बहुत ही ज्यादा जो है वो
ये कह लें कि हालांकि सर टोटली वहाँ पे 360 डिग्री चेंज किया है। इंटरनेशनली नंबर ऑफ पीएचडीज भी ज्यादा है, यानी एजुकेशन ऑलरेडी हाई है, लेकिन फिर भी वो उस आवाम को केटर करना नहीं भूल रहे जो पीएचडी नहीं कर सकती, जो मास्टर्स या बैचलर्स नहीं कर सकती, उनको उन्होंने इग्नोर नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली हमारा सालाना पीएचडी का जो नंबर होता है वो काफी नीचे होता है स्टूडेंट्स का, उसके बावजूद भी टीवैट के ऊपर फोकस नहीं दिखाई देता। इसमें क्या आपको लगता है प्राइवेट एंटाइटीज जो है वो कोलैबोरेट कर सकती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो सकती है, या ये सोनली गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो सकता है? नहीं, जिस द ओनली वे फॉरवर्ड इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जी। देखिए, मैं कुछ स्कूल्स की एग्जांपल देता हूँ। पंजाब में, कुछ सिंध में इतने अच्छे लेकिन एक्सेप्शनल केसेस हैं, इतने अच्छे स्कूल्स क्रिएट हुए हैं कि गवर्नमेंट ने जगह दी, गवर्नमेंट ने फंडिंग, सीड कैपिटल दिया और प्राइवेट सेक्टर ने आके पूरा उसको स्पेशलाइज तरीके से जो है वो क्रिएट किया और एक जो है वो एक पूरा जो है प्लान क्रिएट करके और बच्चों को जो है वो एजुकेशन देना शुरू की और प्राइवेट सेक्टर ने अपना जो इनपुट देना शुरू किया। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स जो होती हैं, ये एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, सिक्योरिटी के लिए, जितनी बेसिक्स है ना अलवीना हमारे पास, जो इस वक्त फुकदान है, ये इसके थ्रू हो सकती है। टेक्नोलॉजी बीच में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज द वे फॉरवर्ड और हमें इस पर ध्यान देना, उसको हमने डिमोक्रेटाइज करते हैं। वो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा फैलाना है हमने, ताकि जो है हमारे यहाँ एक एक जो लोवेस्ट स्ट्राटा है, सबसे जो हमारे ऐसे तबकात हैं, हमारे ऐसे जो है वो पाकिस्तानी भाई बहन हैं जो बहुत ज्यादा जो है वो गरीब हैं, बहुत ज्यादा एक्सेस उनको नहीं है, इंटरनेट को बहुत ज्यादा आम करना है, ताकि इन सबको बेसिक राइट्स जो हैं, जैसे इंटरनेट भी अब बेसिक राइट बन चुका है, एजुकेशन तो है ही बेसिक राइट, हेल्थ तो है ही बेसिक राइट, तो इस तरह से हमें जो है इनको प्रोवाइड करना है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से एक्सेस आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो मेरे ख्याल में पीपीपी इज द वे फॉरवर्ड इस जो है कॉन्टेक्स्ट में। ठीक। खुर्रम साहब, आपको याद होगा हमने पिछले कई प्रोग्राम्स में इंटरनेशनल पाकिस्तान की जो बायलैटरल ट्रेड है उसके ऊपर गुफ्तगू की, जिसमें कुछ ऐसे मुआहदों को भी हम अंडर डिस्कशन लेकर आए कि पाकिस्तान के मुआहदे तो हुए लेकिन उसके बाद उसकी वायलेशंस कहीं ना कहीं कुछ हुकूमतों में हुई और उन्होंने जाके इंटरनेशनल कोर्ट्स में पाकिस्तान को सू करने का जो है अपना जो केस है वो भी फाइल कर दिया। अब पाकिस्तान अगर बायलैटरल टाई स्ट्रॉन्ग करना चाहता है तो पाकिस्तान को किन एरियाज में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? क्या लेजिस्लेशन को भी जो है मद्देनज़र रखें, या अपना फाइनेंस मिनिस्ट्री उनका सुपरविजन बेहतर होना चाहिए? किसका सुपरविजन हमें बेहतर करना चाहिए? देखिए, सुपरविजन में आपका जो जस्टिस सिस्टम है वो बहुत अच्छा होना चाहिए और आपका इंटरनेशनल जस्टिस सिस्टम के साथ इतनी अच्छी कोलैबोरेशन होनी चाहिए, इतने अच्छे आपकी जो है वो इतना अच्छा आप इंटीग्रेट कर सकें कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं आपके उसको आप ऑनर कर सकें। और हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम रहा है, डिफरेंट गवर्नमेंट्स आई हैं, डिफरेंट जो है वो लोग आए हैं, उन्होंने फिर ये जो है इश्यूज क्रिएट हुए, उसकी वजह से हमारे यहाँ मुल्क को नुकसान हुआ, मुल्क का इमेज खराब हुआ, पूरी दुनिया में ये बात गई कि जी हम कॉन्ट्रैक्ट को ही ऑनर नहीं करते। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये क्रेडिबिलिटी पे आपके जो है ना वो शक डाल देता है। जब क्रेडिबिलिटी पे शक आता है ना अलवीना, तो फिर इन्वेस्टर आपके पास नहीं आता, वो कहता है कि जी आप कॉन्ट्रैक्ट को ही ऑनर नहीं करते। और आपके यहाँ भी यही होता है। इस वक्त यहाँ पे पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टर आता है तो इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा हर्डल ये है कि उसको अपने कॉन्ट्रैक्ट पे जो है वो अमल नहीं मिलता। वो कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट में किसी के साथ करता है तो आपकी लोकल जो है वो कोर्ट्स हैं या जो भी आपके यहाँ जस्टिस सिस्टम है वो उसको टाइम पे जो है इंसाफ ही नहीं देता। जब नहीं देता तो वो नेचुरली आता ही नहीं आपके पास। इवन आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपके यहाँ हर सेक्टर में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का जो है ना वो रूम है, आपके यहाँ लोग इतने आपके पास हैं, कैपेबल लोग हैं, आपके यहाँ यंग जनरेशन है, सब कुछ है, आपको अल्लाह ने वो सब चीजें दी हुई हैं जो एक किसी भी एक अच्छी बेहतरीन इकोनॉमी के पास होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उसको सही तरीके से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ही नहीं करते, अपने आप को मैनेज ही ठीक नहीं अपने करते। रिसोर्सेज को नेचुरली ये मैनेज नहीं होगा। कर पा रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट। जिस तरह बिल्कुल खुर्रम साहब बिल्कुल बिल्कुल। आपके इसी पॉइंट से एग्री करूंगी, इसको आगे बढ़ा के प्रोग्राम को कंक्लूजन की तरफ लेकर जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए खुर्रम शहजाद साहब। हमें जो है अल्लाह ने बहुत सारे रिसोर्सेज दिया और हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपने रिसोर्सेज का जो है उनको ठीक तरीके से चैनलाइज करना नहीं जानते हैं। हमें ये नहीं मालूम कि हमें किस रिसोर्स को कहाँ इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, कौन सी स्ट्रैटेजी हमें इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है और किस तरीके से हम जो है अपना वे फॉरवर्ड ढूंढ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।